हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्टपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके साथ 31 जनवरी की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यह करंट अफेयर्स आपके लिए किस किस एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। चूंकि आप कमेंट सेक्शन में यह पूछते हैं कि सर यह करंट अफेयर आपके लिए कहां काम आएगी, तो बता दिया जाए आपको कि यह सारे एग्जाम, चाहे आप बिहार का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपी का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, या स्टेट का बता दिया और सेंट्रल का बता दिया, तो सभी एग्जामों के लिए करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। और सारे प्रश्न आपको जो कराए जाएंगे वह आपके लिए सभी एग्जाम की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसको बहुत अच्छे से करना है और बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं। शुरू करते हैं फिर। आज महीने का अंतिम दिन है और इस दिन का करंट अफेयर देखेंगे, और पीछे जो भी करंट अफेयर बनाया गया है आपको सारी पीडीएफ लेनी है आपको और बढ़िया से नोट्स बनाने हैं। शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। पहला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो आपको बता दें कि संसद में आपके दो सदन होते हैं। एक होता है आपका निम्न सदन, दूसरा होता है आपका उच्च सदन। निम्न सदन जिसे आप लोकसभा के रूप में जानते हैं और उच्च सदन जिसे राज्यसभा के रूप में जानते हैं। तो राज्यसभा में आपके टोटल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 238 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है और वहीं 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो यह मनोनीत सदस्यों में से पूछ रहा है कि अभी हाल ही में किस एक सदस्य को मनोनीत किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। चूंकि यह जो राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं 12, ये मनोनीत किए जाते हैं। तो यहां आपका सही आंसर है सतनाम सिंह सिद्धू। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सतनाम सिंह संधू को संसद के उच्च सदन के लिए मनोनीत किया है। क्लियर? और सतनाम सिंह संधू के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज की स्थापना की इन्होंने। साथ ही 2012 में इनके द्वारा ही चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इतना महत्वपूर्ण आपके लिए जो भी था वो सब समझा दिया, साथ ही संसद के उच्च सदन की जानकारी भी आपको दे दी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? तो पता है आपको एनटीपीसी की यह ग्रीन एनर्जी को लेकर डेडिकेटेड जो संस्था है उसे ही इस कंपनी को जाना जाता है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। क्लियर? और एनटीपीसी अपने आप में एक महारत्ना कंपनी है ना। अब यह किस राज्य के साथ समझौता कर रही है? तो आपको बता दें, देखिए आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु। सही उत्तर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन इसका और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एनटीपीसी जो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, इसने प्रति वर्ष 1 मिलियन टन क्षमता तक ग्रीन हाइड्रोजन और डेरिवेटिव अर्थात ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता किया है। साथ ही यह समझौता आपका 5 वर्षों के लिए किया गया है और इसके तहत जो निवेश किया जाएगा वह 80,000 करोड़ रुपए का रहने वाला है। क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के लिए पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव रखी गई है। तो नेचुरोपैथी से आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा, यह एलोपैथी की बात नहीं है, नेचुरोपैथी की बात है। यानी कि जो नेचर में हमारे अवेलेबल हैं औषधि पदार्थ, उनके माध्यम से चिकित्सा की जाएगी। और ऐसा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, असम में बनने जा रहा है, यह आप सभी को पता है। लेकिन आपके ऑप्शंस अगर बन गए भाई गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिलोंग, इंफॉल, मोस्टली आप देख रहे हैं जगह कहां की हैं, असम की हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका डिब्रूगढ़। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। तो आपके जो आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, साथ ही असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा। इन्होंने पूर्वोत्तर में ही पहले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, जिसे आप नेचुरोपैथी हॉस्पिटल बोलते हो, इसकी नींव रखी है इन दोनों ने। और यह असम के डिब्रूगढ़ में 100 बिस्तरों वाला हॉस्पिटल होने वाला है। साथ ही इस हॉस्पिटल को लगभग 100 करोड़ रुपए निवेश के साथ और लगभग 15 एकड़ भूमि पर तैयार किया जा रहा है। यह हो गई इस हॉस्पिटल की विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? देखिए यहां एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाएगा जब आप इसका आंसर जानते हैं। तो सही उत्तर है नीदरलैंड। यहां ऑप्शन में भारत भी देगा। तो आप जानिए कि जो FIH जो हॉकी है इसका विश्व कप किसके बीच हुआ था? तो भारत और नीदरलैंड के बीच खेला गया। यहां नीदरलैंड की टीम ने मस्कट में खेले गए फाइनल में नीदरलैंड ने भारत को यह खिताब हरा दिया था, है ना। तो भारत को हराया और साथ ही भारत को 7-2 के एक बड़े अंतर से हराया है। और भारत की ओर से आपको बता दें ज्योति छत्री और रुताजा दादोशो,
इन दोनों ने गोल तो किए, लेकिन यह गोल इतने पर्याप्त नहीं थे कि भारत की जीत हो सके। जीत किसकी हुई है? नीदरलैंड की हुई है। कहां पर यह प्रतियोगिता हो रही है? मस्कट में आपकी यह प्रतियोगिता हो रही थी, यह भी ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न यहां से बन सकता है आपसे, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ISSF, इंडियन शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, तो यहां शूटिंग की बात की जा रही है। और यह जो विश्व कप 2024 है, प्रश्न है आपसे कि पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड जीता है? तो भाई आपके ऑप्शंस है दिव्यांश सिंह पवार, अर्जुन बाबूतो, सौरभ चौधरी, मोहित बंसल। सही उत्तर है आपका दिव्यांश सिंह पंवार। तो दिव्यांश सिंह पंवार ये भारत के हैं और काहिरा में यह प्रतियोगिता हो रही है, अर्थात यह विश्व कप आपका मिस्र की राजधानी काहिरा में हो रहा है। यहां पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग का गोल्ड मेडल जीता गया है दिव्यांश सिंह पंवार के द्वारा। साथ ही ओलंपियन दिव्यांश सिंह पंवार ने क्वालिफिकेशन राउंड में 632.4 के स्कोर के साथ टॉप किया था। वहीं भारतीय निशानेबाज सोनम उत्तम मस्कर ने महिला वर्ग में रजत पदक जीता है। यही अगर प्रश्न बनता है भाई महिला वर्ग का पूछ ले, तो पुरुष वर्ग का दिव्यांश है और महिला वर्ग की सोनम उत्तम है, लेकिन यह गोल्ड न जीत करके रजत पदक जीतती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में बात की जा रही है, जो अभी हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का हुआ है। वहां पर सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो आप सभी जानते हैं कि यह फिल्म रही है 12वीं फेल। 12th फेल फिल्म सभी ने देखी होगी। अगर नहीं देखी है और आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जरूर देखनी चाहिए। यहां आपको दिखाया जाएगा मनोज कुमार शर्मा की कहानी है। या किसकी कहानी है? मनोज कुमार शर्मा की, जो 12वीं में फेल हो जाते हैं और फेल होने के बाद भी वह हिम्मत नहीं हारते हैं और ईमानदारी से तैयारी करते हैं और अंततः एक IPS के तौर पर सफल होते हैं। क्लियर? तो यह जो निर्देशित है विधु विनोद चोपड़ा के द्वारा निर्देशित फिल्म है और इस फिल्म ने फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय अवार्ड जीता है। साथ ही आपको बता दें कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड यहां पर मिला है रणवीर कपूर को और इनकी फिल्म आई है एनिमल, है ना। बहुत ज्यादा चर्चा हुई इसकी। तो एनिमल फिल्म के लिए रणवीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है और बेस्ट फिल्म जो लोकप्रिय फिल्म रही है वह 12वीं फेल रही है। आगे बढ़े अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर, यह किसके द्वारा प्रकाशित की गई? यह पूछा गया है कि यह किसके द्वारा लिखी गई है। यहां ध्यान रखना, एक समंदर मेरे अंदर का लेखक पूछा है आपसे। तो लेखक हैं आपके संजीव जोशी। यहां अजीत डोभाल भी दे दिया है ऑप्शन में और अनिल चौहान। तो ये दोनों भी इस बुक से संबंधित हैं। अभी एक्सप्लेनेशन जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कैसे। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है संजीव जोशी के द्वारा। और संजीव जोशी आपके कौन है? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी CEO हैं। कौन? ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी CEO हैं आपके संजीव जोशी। इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी जाती है एक समंदर मेरे अंदर। इस पुस्तक में बेसिकली 75 कविताओं का संग्रह है। यह पुस्तक पिछले कई वर्षों में जोशी के द्वारा जो 75 कविताएं हैं, उन 75 कविताओं के संग्रह के रूप में यह पुस्तक आपको दिखाई देगी। साथ ही यहां बात की जा रही थी अजीत डोभाल और अनिल चौहान की। तो आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल हैं अनिल चौहान। क्लियर? जो CDS का पद है उस पद पर हैं आपके अनिल चौहान और जो आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वह हैं अजीत डोभाल। इन दोनों के द्वारा ही इस पुस्तक का विमोचन या प्रकाशन किया गया। क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। और लिखी गई है संजीव जोशी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो हाल ही में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया इनसैट 3DS किस प्रकार का उपग्रह है? तो समझते हैं इनसैट 3DS के बारे में। तो यह अपने आप में एक मौसम विज्ञान उपग्रह है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो और अच्छे से इस उपग्रह की जानकारी हो जाएगी आपको। देखिए, इसरो और IMD जो आपका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, अर्थात मौसम विज्ञान विभाग से, मौसम विभाग जिसे आप बोलते हो, तो इसरो और IMD एक नए मौसम उपग्रह के लिए सहयोग करते हैं। इन्होंने सहयोग किया जो जलवायु सेवाओं को बढ़ाने के लिए जलवायु वेधशाला श्रृंखलाओं का हिस्सा है। साथ ही जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल GSLV F14 इनसैट 3D और इनसैट 3D-R को जोड़कर इसे तैनात करेगा। अब जियो सिंक्रोनस के बारे में आपको पता होना चाहिए। यह आपकी अर्थ है और अर्थ से लगभग 24,000 किलोमीटर की दूरी पर जो कक्षा होती है वह आपकी जियो सिंक्रोनस कक्षा कहलाती है। तो यहीं पर यह सैटेलाइट भेजा जाएगा और
और सुन लीजिए थोड़ा, उपग्रह में रात के समय क्या होगा, इमेजिंग, समुद्री सतह के तापमान का सटीक अनुमान और उच्च स्थानिक रेजोल्यूशन जैसे सुधार भी शामिल हैं। साथ ही इसके पेलोड में एक मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर और एक 19 चैनल साउंडर डेटा रिले ट्रांसपोर्टर और एक खोज और बचाव ट्रांसपोर्टर शामिल किया गया है। तो यह हो गई इसके बारे में जानकारी। प्रश्न यहां से ज्यादा नहीं बनेगा। प्रश्न एक तो GSLV F14 से बनाया जाता है या इनसैट 3DS के बारे में पूछा जाएगा, यह किस तरीके का उपग्रह है। आगे बढ़ते हैं और आज इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में समाचार में देखा गया डोगरी लोक नृत्य। डोगरी लोक नृत्य के बारे में पूछा जा रहा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आपको पता होना चाहिए यह जम्मू का प्रसिद्ध लोक नृत्य है डोगरी। अभी हुआ क्या था, डोगरी लोक नर्तक हैं आपके रोमालो राम। तो रोमालो राम जो है अभी चर्चा में रहे थे और इन्हें पद्म श्री से सरकार के द्वारा सम्मानित भी किया गया था। बोले जैसे ही रोमालो राम को सम्मानित किया जाएगा तो यह नृत्य जो है जम्मू का डोगरी, यह चर्चा में आ जाएगा, है ना। और रोमालो पारंपरिक डोगरी या डुग्गर क्षेत्र नृत्य में माहिर हैं, जिसे डोगरी लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर इस नृत्य में होता क्या है, समूह में प्रदर्शन किया जाता है, नेता गाना गाते हैं और नृत्य करते हैं और अन्य लोग जो है बैठकर ड्रम व चिमटा बजाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि यह नृत्य किस तरीके से किया जाता है। साथ ही डोमरी लोक नृत्य जिसमें पुरुष और महिलाओं की विविधताएं शामिल हैं, जम्मू में पूजा समारोहों उत्सव के सगल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही इस क्षेत्र के अन्य उल्लेखनीय नृत्यों में ढेकू, फुमानी, जगरानी, चकाउकी, छन्ना, कुड्डा, हिराना, भक्तन, रास और चंदोली शामिल हैं। तो यहां कुछ अन्य उल्लेखनीय लोक नृत्य बताए गए जो आपसे पूछे जा सकते हैं, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जो चर्चा में रहता है लोक नृत्य, अक्सर आप देखते होंगे आपके एग्जाम में प्रश्न भी वहीं से बनाया जाता है। तो डोगरी लोक नृत्य बहुत चर्चा में है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। तो चलिए आज का यहीं पर करंट अफेयर खत्म करते हैं 31 जनवरी का। अब मिलते हैं 1 फरवरी के करंट अफेयर्स के साथ। साथ ही आपको बता दिया है दोस्तों कि यह करंट अफेयर आपके सभी एग्जामों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाला है। यह मत सोचिए कि मैं बिहार की तैयारी कर रहा हूं या मैं उत्तराखंड के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो यह काम नहीं आएगा। हर जगह काम आएगा, जहां भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है ना करंट अफेयर समसामयिकी, जहां भी दिया हुआ है कि जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यह सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अच्छे से तैयार करिए इसको और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।